और अब विस्तार से खबरों पर चर्चा। सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय का जिक्र, जो कि आज बस्तर दौरे पर रहने वाले हैं। आज बस्तर दौरे पर तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें वो शिरकत करेंगे। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल वो होंगे। लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। बेहद खास ये दौरा उनका होने जा रहा है। बस्तर का रुख आज सीएम करने वाले हैं। बस्तर दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद खास। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार बस्तर पहुंचते हुए भव्य स्वागत की तैयारियां बस्तर में भी की जा रही हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन है, तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें मौजूदगी आप देखेंगे मुख्यमंत्री की। न सिर्फ सत्ता बल्कि संगठन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस दौरे को, क्योंकि अलग अलग कार्यकर्ताओं नेताओं से चर्चा होनी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी आज बातचीत सीएम विष्णुदेव साय करने वाले हैं। बस्तर का दौरा सीएम साय का है। सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही साथ आगामी चुनावों को लेकर चर्चा भी होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, बस्तर का दौरा मुख्यमंत्री साय का कितना खास? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम साय आज बस्तर, दुर्ग और धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 9:40 पर सीएम साय राज्य अतिथि गृह पहुना से रवाना होकर न्यू सर्किट हाउस पहुंचेंगे और न्यू सर्किट हाउस से करीब 10:40 पर वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से करीब 12 बजे वो जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां पर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। और करीब 2 बजे सीएम साय जगदलपुर से दुर्ग जिले के लिए रवाना होंगे और करीब 3 बजे वो दुर्ग जिला पहुंचेंगे और दुर्ग में भी संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। और उसके बाद सीएम साय जो है दुर्ग से धमतरी के लिए रवाना होंगे और धमतरी में स्थानीय कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम साय का पहली बार तीनों जिलों में जो है वो दौरा है। ऐसे में लोगों में भी सीएम के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और तैयारियां भी जोरों पर है। मैं आपको बता दूं कि बस्तर में होने वाले संभाग स्तरीय कार्यक्रम में बस्तर संभाग के 7 जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहेंगे और आगे लोकसभा चुनाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी उनका ये दौरा जो है काफी अहम माना जा रहा है। उसके साथ ही मोदी की गारंटी को धरातल पर कैसे उस योजना को पूरा किया जाए, इन सभी मुद्दों पर हो सकते हैं कि आज वो चर्चा हो। और सीएम साय का ये दौरा हर जगह पर बेहद ही खास माना जा रहा है और तैयारी भी जोरों पर है। सीएम साय के दौरे को लेकर बीते दिनों वन मंत्री केदार कश्यप ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर ये दौरा जो है काफी खास माना जा रहा है। ठीक है, चलिए देखने वाली बात की किस प्रकार की तस्वीरें सामने आती। बनी रहेगा तनु हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ राजनीतिक कार्यक्रम का जिक्र कर रही थी तनु, और साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पैर पसारता हुआ। एक दिन में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 7, दुर्ग में 3 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 138 पर पहुंच गई है। तो कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं अब सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें, आम लोगों की हम बात करें, क्योंकि लगातार पैर पसार रहा है कोरोना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मामले रायपुर में लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। साथ ही साथ सरकार की ओर से भी कहा गया है कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो अब नए मामले, कोरोना के 20 नए मरीज फिर से सामने आए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 7। तनु लगातार जुड़ी हुई है, इनका भी हम लोग कर लेते हैं। तनु, बताइएगा मौजूदा हालात कोरोना को लेकर क्या कहते हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के कदम? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं और जारी आंकड़े के मुताबिक राजधानी रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में 7 मरीज और दुर्ग से 3 मरीज सामने आए। इसके अलावा और भी कई जिलों में कोरोना ने जो है वो दस्तक दी है। ऐसे में एक्टिव केसेस की संख्या छत्तीसगढ़ में 138 हो गई। इसके साथ ही 4871 सैंपलों की जांच यहां पर हुई है, जिसमें 20 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की हम बात करें तो रायगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिसमें रायगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 42 है, वहीं राजधानी रायपुर में 39 है। इसके साथ ही बीते दिनों कोरोना से 10 मरीज जो है होम आइसोलेशन से 10 मरीज जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही राहत की बात यह है कि कोरोना से फिलहाल आज जो है किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोगों से लगातार कहा जा रहा है
रहा है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का जो है वो पालन करें। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि लोग जमीनी स्तर पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन किए, ताकि काफी हद तक कोरोना के इन मामलों में जो है वो कमी आए, और इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता फिलहाल जमीनी स्तर पर सभी लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। और सुकमा में पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो लखमा पर दुर्व्यवहार गाली गलौज के आरोप लग रहे हैं। इरपा गांव के शख्स ने ये पूरा मामला दर्ज करवाया। कोंटा विधायक हैं लखमा के खिलाफ ये शिकायत। कूकानार थाने में ग्रामीण ने दर्ज कराई एफआईआर। लखमा पर गाली गलौज के आरोप हैं। अब ये मामला जरूर स्पष्ट होना बाकी है कि आखिर कब और कैसे क्या कुछ हुआ है इस व्यक्ति के साथ, लेकिन सीधे सीधे पूर्व आबकारी मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। इरपा गांव के शख्स की तरफ से आरोप के दुर्व्यवहार कवासी लखमा ने इनके साथ किया है। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों को लेकर निश्चित तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इस शख्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कवासी लखमा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और इसी के चलते थाने सीधे पहुंचे हुए शिकायत दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की तरफ से जांच लगातार की जा रही है, पता लगाने का प्रयास कि आखिर क्या कुछ हुआ इस व्यक्ति के साथ, कि दुर्व्यवहार और गाली गलौज का ये दावा पूर्व मंत्री पर। सहयोगी सतीश से हम जानकारी लेंगे। सतीश, क्या है पूरा मामला? जी आपको बता दूं कि सुकमा जिले का कूकानार थाना क्षेत्र है, जहां का इरपा गांव है। वहां के रहने वाले महादेव ने सुकमा पहुंचकर जो है पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री और वर्तमान कोंटा विधायक कवासी लखमा पर मारपीट का और गाली गलौज का और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, और साथ ही साथ जो है थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस इस पे मामले की जांच कर रही है। वहीं भाजपा नेता धनीराम बारसे ने भी कहा है कि की जो है सुरक्षा गुंडागर्दी है, और वहीं कवासी लखमा ने भी जो है वो दूरभाष पे उन्होंने कहा है कि मैंने किसी प्रकार की जो है बदतमीजी नहीं की, सिर्फ बातचीत कही, और ये पूरे मामला जो है पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां पर आरक्षक पर रेप के आरोप लग रहे हैं। महिला से आरपीएफ आरक्षक ने रेप किया है। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होने पर उसे धमकाया, धमकी देकर महिला के साथ रेप किया। रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी उसके द्वारा किया गया। तो ये आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी भी देता रहा, महिला को डराकर यौन शोषण करता रहा। घर जाकर 6 महीने तक इस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़िता ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आरक्षक पर गंभीर आरोप, रेप के आरोप, जानकारी विस्तार से। जी देखिए, बता दो, छत्तीसगढ़ में जब दागदार हो जाए खाकी, आरक्षक ने महिला को डरा धमका जिस तरह से दुष्कर्म की घटना दिया है। मनेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां रेलवे सुरक्षा बल में तैनात है आरक्षक। महिला जो है टिकट का पता करने गई थी, ट्रेन का पता करने गई थी। ये 6 महीना पहले की घटना है, जहां महिला वहां पे बैठी हुई थी रेलवे स्टेशन में, जिसे प्लेटफॉर्म टिकट ना होने पर उसकी जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर के आरक्षक धमकाया और लगातार जो है फोन नंबर वहीं पे प्लेटफॉर्म पे ही फोन नंबर लिया, और जिसके बाद लगातार घर जा करके दुष्कर्म की जो घिनौनी हरकत है लगातार 6 महीना तक करता रहा। जिसके बाद जो है महिला के पति को जब जानकारी लगी इस बात को, तो पूरे परिवार सहित थाने सिटी कोतवाली देर रात वहां पहुंचे और मामले की शिकायत की, जिसके बाद आरक्षक जो है, आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई धाराओं के साथ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो है महिला से भी पूछताछ की जा रही है और आगे जो मेडिकल की जो प्रक्रिया वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर के दुष्कर्म की घटना जो सामने आई है, ये शर्मसार करती है। खाकी की वर्दी में जिस तरह से इस तरह से लोग जो छुपे रहते हैं, इस तरह से घटना जो हुई है कहीं ना कहीं एक संसार करने वाली घटना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां घायल जवानों से मंत्री ने मुलाकात की है। घायल जवानों से खुद गृह मंत्री विजय शर्मा मुलाकात करने पहुंचे। कांकेर सड़क हादसे में घायल हो गए थे जवान। बीएसएफ के जवानों से गृह मंत्री विजय शाह ने मुलाकात की। देवेंद्र नगर स्थित अस्पताल गृह मंत्री पहुंचे, जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना।
बता दें बीएसएफ जवान चोटिल हो गए थे और इसके बाद जो है गृह मंत्री पहुंचे मुलाकात करने। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी की मैराथन बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बैठक में बीजेपी के पदाधिकारियों की लोकसभा सीटों को जीतने और नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए योजना बनाई गई है। तो लोकसभा में प्रत्याशी चयन को लेकर डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि पार्टी जितने योग्य और अच्छे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी ताकि छत्तीसगढ़ की 11 से 11 लोकसभा सीटों को बीजेपी जीत सके, इसके लिए प्रयासरत है। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। वोट प्रतिशत के हिसाब से और सीटों के हिसाब से बहुत ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी। और सीजीपीएससी मामले में जांच की मांग उठी, इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की जल्द ही जांच होने वाली है और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। मामले में कांग्रेस द्वारा जांच को लेकर समय सीमा तय करने पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को सीजीपीएससी पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। भूपेश बघेल जी को इस विषय पर कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ चुनाव के साथ न्याय किया, छत्तीसगढ़ के पीएससी माफिया राज, माफिया लोगों। रायपुर की बात करेंगे। हसदेव के जंगलों की कटाई का यह पूरा मामला है जिसमें कांग्रेस की जांच समिति में बदलाव हुआ है। जांच समिति से 2 बड़े नेता बाहर हो चुके हैं। टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत को समिति से बाहर कर दिया गया है। तो उनकी जगह कौन अब समिति में काम करेगा, इस बात को अभी भी गोपनीय रखा गया, अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत दोनों को ही समिति से बाहर का रास्ता दिखाया। टीएस सिंहदेव जो कि हसदेव अरण्य को लेकर लगातार आवाज भी उठाते हैं, सरकार रहते भी कई बार इस बात का जिक्र उनकी तरफ से हुआ है, लेकिन समिति से हटाया जाना कांग्रेस की तरफ से नहीं जवाब इस चीज को लेकर, और उनकी जगह कौन समिति में काम करेगा भी इस बारे में भी जानकारी नहीं। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां सीएमओ केशराम साहू के खिलाफ आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। और तो और सीएमओ को साथियों सहित गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। दरअसल सीएमओ की पिटाई से स्वास्थ्य कर्मी की मौत को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो 11 जनवरी को थाने का घेराव, आंदोलन की चेतावनी भी समाज ने दी है। हाँ, उसकी डायरी वहाँ से महासमुंद से आए हैं, मर्ग डायरी 0 में आया था और उसकी जांच चल रही है। उसकी एफएसआई रिपोर्ट आना शेष है, उसी का इंतजार है। ये बाकी जांच चल रही है, मर्ग की जांच चल रही है। अभी तक ये जो घटना हुआ है उससे अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुआ है और जो केशराम साहू सीमो जो है वो खुलेआम घूम रहा है। उसका दहशत हम सब परिवार को हो रहा है कि ये एक बार ये घटना किया है, उसके दुश्मनी में और कहीं दोबारा घटना न कर। हम लोग 6 दिसंबर को अल्टीमेटम दिए थे पुलिस में कि जब तक कि केशराम साहू और उसके परिवार को आप तत्काल गिरफ्तार करो और गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। नेम सिंह ध्रुव को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज अब एकजुट हो चुकी है और केशराम साहू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देखिए समाज अब आंदोलन करने की तैयारी में है। 13 नवंबर को नेम सिंह ध्रुव की मौत हो गई थी और उसके बाद परिजन जो है समोदा में पदस्थ सीएमओ केशराम साहू पर हत्या और मारपीट का आरोप लगाकर उसकी गिरफ्तारी की मांग किए। लेकिन पीएम रिपोर्ट के इंतजार में बैठी पुलिस, सिंहेश्वर पुलिस इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही थी। उसके बाद जो है आदिवासी समाज एक बार घेराव किए थे थाने का। उसके बाद जो है अब देखिए कि उग्र हो गए हैं और अब 11 तारीख को एक बड़ा आंदोलन इनके द्वारा किए जाने की पूरी तैयारी है और समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। परिजनों ने ये बताया कि सीएमओ खुलेआम घूम रहा है, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार इस दहशत में है क्योंकि घटना को लेकर काफी भयभीत ये परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अब जो है एक बड़ा धरना प्रदर्शन, चक्का जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। देखने होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है क्योंकि अब परिजन जो है खुलकर इसके न्याय की गुहार लगा रहे हैं और समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।
आजादी के 75 साल बाद भी देश के दुर्गम इलाकों में शिक्षा की तस्वीर नहीं बदली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी शिक्षा की तस्वीर बदहाल है। कहीं स्कूल भवन नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है और कहीं ऐसी भी जगह जहां मासूम शिक्षा की लौ के लिए सिस्टम की तरफ ताक रहे हैं। जगदलपुर जिले में प्राइमरी स्तर पर शिक्षा का बुरा हाल है। खासकर बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में कई स्कूलों में सुविधाओं का घोर अभाव है, तो कई जगहों पर शिक्षकों की भारी कमी है। आलम यह है कि कहीं एक कमरे में 5-5 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो कहीं 2 कमरों में 5वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। बस्तर में शिक्षा को लेकर भले ही सरकार लाख दावा करे कि बेहतर शिक्षा दी जा रही, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। प्राथमिक शाला जो स्कूल है वहां पर जो बच्चों की संख्या है वो दर्ज मात्र नाम है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए अलग अलग कक्ष होने चाहिए, लेकिन हम अब नज़ारा दिखाते हैं कि एक कक्षा में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आइए दिखाते हैं ये नज़ारा कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं कौन से क्लास के हैं। ये जो बच्चे देख सकते हैं कि चौथी, 5वीं, तीसरी, दूसरी और पहली के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। शिक्षा भी मौजूद है। इन बच्चों को एक कक्षा में ही इनको शिक्षा दी जाती है। बस्तर क्षेत्र के ऐसे ज्यादातर स्कूलों में 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक है, जिसकी वजह से पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक दोनों परेशान हैं। 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती है सर। रूम कितने? रूम 2 क्लास है सर और एक ऑफिस है। तो कैसे संचालित होता 5 कक्षा? पहली और दूसरी का एक कक्षा में होता है सर, और तीसरी से 5वीं का एक कक्षा में बैठते हैं बच्चे। तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो होता है सर, लेकिन अब एकल शिक्षक है तो करना ही पड़ता है। आप HM भी है और टीचर भी है? जी सर, दोनों संभाल रहे? दोनों संभालना पड़ता है सर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शासन के निर्देश अनुसार जो भी हम संलग्न करते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अभी कुछ स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि रैशनलाइजेशन किया जाए, मतलब दर संख्या के अनुसार जहाँ जो टीचर्स अगर अधिक हैं तो उनको जहाँ कम है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि शिक्षक के पद पूरे भरे भी नहीं गए हैं, काफ़ी पद रिक्त हैं। तो इस प्रकार से अब रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं। जिले के तोकपाल ब्लॉक के स्कूलों के शिक्षक कई बार आला अधिकारियों को मौजूदा स्थिति की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कौन सी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ अभी फिलहाल में 1 से 5वीं तक एक ही रूम में बैठाए सर। क्यों, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? अभी अलग अलग बैठाए थे, लंच के बाद ना एक सामूहिक एक्टिविटी कराएंगे बोल के एक जगह बैठाए। लेकिन रूम तो 2 ही है। रूम 2 ही है। कैसे बैठाते हैं? अभी 1 से 3री तक एक रूम में और 4थी से 5वीं तक एक रूम में बैठाते। तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है? डिस्टर्ब उतना नहीं होता है सर, मैनेज कर लेते हैं। अभी अलग अलग मतलब पीरियड वाइज कराते हैं। तो अतिरिक्त रूम के लिए मांग नहीं किया आपने? अतिरिक्त रूम के लिए मांग तो नहीं किया सर। फिर भी नया भवन के लिए बोले हैं, तो नया भवन बनेगा बोल के बोले हैं पंचायत वाले। कब से ये स्थिति है? जब से मैं आया तब से ऐसी स्थिति है। तो एक कक्षा में बैठ के पढ़ा रहे हैं? जी, 2 कक्ष में। 2 कक्ष में बैठ के पढ़ा रहे हैं। इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को है क्या? है सर। कोई मतलब आता है, देखता है? जी आते हैं, BO BRC भी आते हैं, संकुल समन्वयक भी आते हैं, तभी हमेशा आते रहते हैं। आप मैनेज करते हैं? जी, मैनेज करके चलाते हैं। ये शिक्षक का कहना है कि किसी भी हालात में बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये मैनेज करते हैं, लेकिन कायदे से जब पहली से देखिए 5वीं तक जो कक्षा लगनी चाहिए वो अलग अलग रूम में लगनी चाहिए, लेकिन 2 रूम में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं को शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चों को तालीम दी जा रही है, क्या वो तालीम उन तक सही पहुंच पा रही है या नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। कोरबा के पर्यटन स्थल सतरेंगा में अब जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियां भी दिखने लगी हैं। यहां शाम होते ही ढलते सूर्य की किरणों से अलौकिक हो जाता है नजारा। देखिए, कोरबा वनमंडल में आने वाले सतरेंगा पर्यटन केंद्र को संवारने की पहल की जा रही है। इस पर्यटन केंद्र पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। अब यहां एक ही छत के नीचे सारे जानवरों की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
ताकि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को कोरबा के जंगल और जानवरों की जानकारी मिल सके। जैसे आप देखेंगे तो सतरंगा में रोज आपका पर्यटक लोग ढेर सारे लोग आते रहते हैं और वो पूरा जंगल का इलाका है और इसलिए हम लोग उधर एक इको टूरिज्म का हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे मानव और जंगल और वन्य प्राणी के बीच में एक अच्छे से संबंध रहे। तो उसके लिए हम लोग अभी एक इंटरप्रिटेशन सेंटर टाइप का हम प्लान कर रहे हैं जहाँ पे वो हर जानवर के बारे में हम लोग उनको जानकारी देंगे लोगों को। इधर पर्यटन स्थल पहुंचने वाले पर्यटकों का कहना है कि जानवरों की लुप्त प्राय होती प्रजातियों की जानकारी लोगों को मिलेगी तो सतरंगा और आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। पर्यटकों ने यहां और सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की। बहुत ही सुंदर रहेगा, ये इस जगह का एक और महत्व बढ़ जाएगा उससे। जैसे लोग यहाँ घूमने आते हैं केवल इस पे डैम में बोटिंग करते हैं जंगल में, लेकिन उसकी जानकारी जब मिलेगी तो उसका जो है और ही अलग प्रभाव रहेगा और लोगों का यहाँ भीड़ और बढ़ जाएगा। कोरबा से ये वही 45-50 किलोमीटर दूर है और बहुत सुंदर जगह है ये, मतलब समुद्र का नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ मतलब सारे जानवरों को लाके इको फ्रेंडली एक और मतलब एक और टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली सबको बहुत लाभ होगा, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दूर दूर जगह जाके जू में जाके देखे, और ये मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, कोरबा शहर के अंतर्गत है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को लाभ मिलेगा, बच्चे सीखेंगे कि इतने सारे प्रकार के जानवर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर सतरंगा पर्यटन केंद्र का विकास होने से महिला समूह और ग्रामीणों को भी रोजगार मिल रहा है। साथ ही यहां आसपास के लोगों को मछली पालन के साथ नाव से अच्छी आमदनी हो रही है। अब आमदनी तो अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने अब पेट के लिए अब सतरंगा में कई प्रकार की विलुप्त होती प्रजातियां हैं। अब वन विभाग कोशिश कर रहा है कि इन सभी वन्य जीवों की जानकारी लोगों को एक ही छत के नीचे मिल सके, जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में और इजाफा हो सके। कोरबा के सतरंगा पर्यटन स्थल में इको टूरिज्म के तहत वन विभाग आने वाले समय में दुर्लभ वन्य जीवों की जानकारी देने वाला है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को ये दुर्लभ वन्य जीवों की जानकारी मिलेगी, साथ ही यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।